नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख करते हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी सरकार का 10वां बजट सदन में प्रस्तुत कर दिया है। बजट में पिछली बार के मुकाबले लगभग 80,000 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं, जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीसी की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। आज की इस विशेष मीडिया ब्रीफिंग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज वर्ष 26-27 का उत्तर प्रदेश का बजट हमारे माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष के दौरान अपना परसेप्शन बदलने में जो सफलता प्राप्त की है, पॉलिसी पैरालिसिस से उभर करके परसेप्शन को बदलकर अनलिमिटेड पोटेंशियल के स्टेट के रूप में यूपी को प्रस्तुत किया है। आज का ये बजट उन्हीं भावों का प्रतिनिधित्व भी करता है। आपने देखा होगा कि 9 वर्ष में 3 गुना से अधिक उत्तर प्रदेश का यह बजट बढ़ा है, यानी 9,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का अब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी का यह बजट आज उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में प्रस्तुत हुआ है। और अगर बजट की मैं थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और रात को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। बजट की जो हाइलाइट्स हैं, जो आपने देखा है, इसमें 43,565 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि केवल नई योजनाओं के लिए इस बजट में उसमें प्रस्तावित की गई है। दूसरा, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है, यानी ये परिसंपत्तियों के नवनिर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में और इकोनॉमी की यानी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है। और यहीं से रोजगार का सृजन भी होता है। ये रोजगार सृजन में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। ये बजट का मुख्य हाइलाइट्स है। आपने इस चीज को बजट में देखा होगा। बजट भाषण जब वित्त मंत्री जी पढ़ रहे थे तो उस समय भी आपने इस बात को गौर किया होगा कि बजट में जो हमारी एफआरबीएम की सीमा है, यानी पिछले 9 वर्ष में ये हमारी सरकार का 10वां बजट है और पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है यूपी जैसे राज्य में। इससे पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा है कि इन 9 वर्षों में एक भी टैक्स नहीं लगाया गया। तीसरा है, यूपी के अंदर जो भी
कर चोरी थी, लीकेजेस थे, इन सबको रोक करके कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से बेमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू के रूप में प्रस्तुत करते हुए रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त हुई है। 2017 में जिस राज्य में ऋणग्रस्तता थी और वह उसकी 30% से अधिक थी, उसे घटा करके हम लोगों ने अगले ही 2-3 वर्षों के अंदर 27% में लाने में सफलता प्राप्त की थी। लेकिन 3 वर्ष का जो कोविड कालखंड था, इसके कारण यह सीमा बढ़ी थी। हम इसे फिर से 27% में लाने में सफल हुए हैं और हमारा इस वित्तीय वर्ष में यह लक्ष्य है कि हम इसको 23% तक लेके आ जाएं। यानी जो रिजर्व बैंक ने तय किया है कि किसी भी राज्य की जो कुल जीएसडीपी होगी उसकी 30% से अधिक ऋण उस पर नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जिस राज्य के पास जो भी एफआरबीएम की सीमा तय की गई है उसके अधीन उत्तर प्रदेश ने अपने वित्तीय प्रबंधन को रखा है और उत्तर प्रदेश की ऋणग्रस्तता उसी के अधीन उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। ये हमारा कुशल वित्तीय अनुशासन भी है। बिना अतिरिक्त टैक्स लगाए हुए उत्तर प्रदेश के अंदर वेलफेयर की स्कीम को, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम को और प्रत्येक सेक्टर में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए विकास के नित नए सोपान को स्थापित करते हुए आज उत्तर प्रदेश जिस दिशा में आगे बढ़ा है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, उसके बल पर उत्तर प्रदेश आज देश की टॉप 3 इकोनॉमी में एक है। देश की जो टॉप 3 इकोनॉमी है उनमें से उत्तर प्रदेश की एक है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को, हमने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में अब अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है इसको हम 2.24% तक के नीचे लेके आने में सफल हुए हैं। यह स्थिति 2017 के पहले यह लगभग 17 से 19% तक था। आज इसको हम नीचे करने में सफल हुए हैं। जॉब लेड ग्रोथ को लेकर के हम लोगों ने इस पूरे बजट की जो हमारी सोच है, युवाओं के प्रति समर्पित भाव के साथ जो भी ग्रोथ हो वह उनके एम्प्लॉयमेंट को लेकर के भी हो और युवाओं के एम्प्लॉयमेंट पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए एमएसएमई, स्टार्टअप, ओडीओपी और स्थानीय उद्यमियों को विकसित करते हुए बृहद निवेश की नई योजना के साथ उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेटर के रूप में भी एक बड़ी भूमिका के साथ आगे बढ़ाने का तय। और इसके लिए आपने बजट में इन चीजों को देखा होगा, कैसे उत्तर प्रदेश ने अब उस दिशा में कार्य करना प्रारंभ किया। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर के आज जो बड़ी घोषणाएं हुई हैं, उन बड़ी घोषणाओं में जो बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है कि उत्तर प्रदेश सरकार जहां पे चल रहा है, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश राज्य में हमेशा इस बात को देखने को मिलता था कि अलग अलग विभाग अलग अलग समय में अलग अलग डाटा प्रस्तुत करते थे। हमारी सरकार ने तय किया है कि हम यूपी के अंदर एक स्टेट डाटा अथॉरिटी का गठन करेंगे। स्टेट डाटा अथॉरिटी ये उत्तर प्रदेश के अंदर रियल टाइम डाटा और उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ साथ उसके लिए भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। बजट की जो हाइलाइट्स हैं उनमें से ये भी है। दूसरा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या अन्य सेक्टर में कार्य करने के लिए डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना, यह भी बजट में इसका प्रावधान, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है।
मेडटेक और डीपटेक के लिए EI मिशन की घोषणा यह भी इस बजट के अंदर है, जिससे युवाओं के लिए स्किल युवा को अधिक से अधिक जॉब हम उपलब्ध करवा सकें। इसके लिए उनकी स्किलिंग की प्लानिंग भी इस बजट में, उसका महिला उद्यमी उत्पाद और विपणन केंद्र के रूप में उसे विकसित करना, सी मार्ट के रूप में लोकल स्तर पर SHGs के माध्यम से उन महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ी घोषणा ये भी है, जिसमें स्थानीय स्तर की महिलाएं SHGs के माध्यम से जो अपना लोकल गांव में, शहरी क्षेत्र में अपना प्रोडक्ट बनाती हैं, महिला स्वयंसेवी समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कीम एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। सिटी इकोनॉमिक जोन SCR, काशी मिर्जापुर इकोनॉमिक जोन, प्रयागराज चित्रकूट इकोनॉमिक जोन, कानपुर झांसी इकोनॉमिक जोन, ये क्लस्टर डेवलप करने की एक नई कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बाद जन विश्वास सिद्धांत, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है यह जन विश्वास सिद्धांत, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हम 17 में जब आए थे, यूपी का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रैंकिंग थी वह लगभग 13-14 पे रैंकिंग थी हमारी। हम लोगों ने पहले 3 वर्ष के अंदर इसको नंबर 2 पर लाने में सफलता प्राप्त की। फिर यूपी ने चीफ अचीवर स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया। अब हम जन विश्वास सिद्धांत के रूप में निवेश करने वाले निवेशक को सिंगल विंडो सचमुच दिखाई दे, इसके लिए उन सभी चीजों में रिलैक्स करना, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग आदि की कार्रवाई को अधिक सरल और सहज बनाने के लिए हमें इस दिशा में आगे कार्य कर, इस दिशा में इसको अब लागू करने की दिशा में यूपी आगे बढ़ा है। प्रदेश में डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप योजना, इस स्कीम को भी यूपी ने आगे बढ़ाने की दिशा में इस बजट में इस पर कार्य किया है। लेकिन इन सभी पर हमें सफलता तब मिली है जब प्रदेश के अंदर उस प्रकार के वातावरण को बनाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। खासतौर पर उसके लिए प्रयास किए गए रूल ऑफ लॉ, यही रियल ग्रोथ है, यही उसकी गारंटी है। यानी रूल ऑफ लॉ रियल ग्रोथ की गारंटी है। हर व्यक्ति सुरक्षा की गारंटी चाहता है और वह गारंटी आज यूपी दे रहा है। सुरक्षा है, स्मार्ट पुलिसिंग है और त्वरित न्याय व्यवस्था, यह नागरिकों को भी और निवेशकों को भी तो ये थी बात क्लाइमेट चेंज की। अब बात हरी सब्जियों की, जिसे हर इंसान सेहतमंद रहने के लिए खाता है। लेकिन आजकल ये हरी सब्जियां जानलेवा बन रही हैं। कहीं आप भी इन्हें खाकर गलती तो नहीं कर रहे? आजकल के मौसम में बाजार में हरी सब्जियां आपको हर तरफ देखने को मिलेंगी और आप हरी सब्जियां ही खाना भी पसंद करते होंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये हरी सब्जियां आपके लिए न केवल खतरनाक ही साबित हो सकती हैं, बल्कि जिंदगी भी छीन सकती हैं। राजस्थान के एक गांव में 14 साल के बच्चे की मौत ने सबको हैरान कर दिया। बच्चे ने रात के खाने में पत्ता गोभी खाई थी, जो जहरीली थी। डॉक्टरों ने बताया कि ये सब्जी कीटनाशकों के ज्यादा इस्तेमाल के कारण जहरीली हो गई थी। बच्चा खाना खाने के बाद कुछ ही घंटे में बेहोश हो गया और अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। पत्ता गोभी जैसी सब्जियां हमारे रोजमर्रा के खाने का हिस्सा हैं, लेकिन इन पर छिड़के जाने वाले कीटनाशकों की, पेस्टिसाइड्स की वजह से ये जहरीली हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसानों द्वारा फसल को कीड़ों से बचाने के लिए
जरूरत से ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सब्जियों को जहरीला बनाता है, साथ ही सेहत पर भी बुरा असर डालता है। पत्ता गोभी नहीं बल्कि भिंडी, बैंगन, टमाटर, पालक, मिर्ची ऐसी सभी सब्जियों में कीटनाशकों का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा होता है। इन पर ये रसायन चिपक जाते हैं, जो धुलने के बाद भी पूरी तरह से साफ नहीं होते। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इन रसायनों के कारण पेट से जुड़ी बीमारियां, कैंसर और बाकी दूसरी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए सलाह है, आप सब्जी बनाने से पहले उन्हें गर्म पानी में धो लें, वरना आपके लिए ये घातक साबित हो सकती हैं। और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू, बादाम, किशमिश, मेवे, प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। अन्नदाता किसान भारत जैसे कृषि प्रधान देश की अर्थव्यवस्था और उसके विकास की धुरी है। हमारा यह मानना है कि अन्नदाता किसान, यह अन्नदाता केवल लाभार्थी नहीं है, यह विकास का भागीदार है। अब अन्नदाता से उसे उद्यमी बनाने की दिशा में नए प्रयास क्या हो सकते हैं, इस दिशा में एक नए प्रयास, इस विकास की यात्रा में प्रदेश का अन्नदाता भी सक्रिय साझेदार बने, इस दिशा से कृषि को इनकम बेस्ड और वैल्यू एडिशन मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने के लिए इस बजट में उसका प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कृषि विभाग में डीजल, जो भी प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, हम लोगों ने सिंचाई की क्षमता का विस्तार किया है। 40 लाख के आसपास ट्यूबवेल ऐसे थे जिनमें से 16 लाख ट्यूबवेल जिनका इलेक्ट्रिफिकेशन पहले से था, हमने उन्हें फ्री बिजली की व्यवस्था की। लेकिन 23 लाख ट्यूबवेल्स ऐसे थे जो डीजल से संचालित हो रहे हैं, उन्हें फेज वाइज सोलर के साथ जोड़ने की एक बड़ी स्कीम के लिए हम लोगों ने इस बजट में घोषणा की है। ये सोलर पैनल क्लस्टर रूप में भी और इंडिविजुअल रूप में भी हम उसको आगे बढ़ाएंगे। पीएम कुसुम योजना का लाभ भी उसके साथ जोड़ेंगे और इसके तहत एक बड़ी स्कीम की घोषणा इस बजट में हुई है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला और लघु सीमांत किसानों को 90% अनुदान और अन्य किसानों के लिए 80% किसान, इसमें सब्सिडी की घोषणा हम लोगों ने की है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 26 के तहत नाबार्ड ने किसान के साथ एफपीओ हेतु भी एक रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था, यानी जो एफपीओ संचालित करते हैं उन एफपीओ के लिए भी उन्हें अतिरिक्त सुविधा और उसको फैसिलिटेट किया जा सके, इस दिशा से भी सरकार ने बजट में घोषणा की है। गन्ना के साथ ही तिलहनी और दलहनी अंतः फसली खेती, यानी अब तक होता क्या, हम एक फसल लेते थे एक समय में, गन्ना के साथ कोई दूसरी फसल नहीं ले पाते थे। इसके साथ भी उस दलहनी और तिलहनी फसलों को बोया जा सकता है, दोनों का लाभ होगा। लेकिन इससे पहले कुछ
प्रगतिशील किसानों को हम लोगों ने प्रोत्साहित किया, लेकिन इस बजट में हम लोगों ने इसके लिए अच्छा प्रावधान किया है और यूपी के किसानों का जो प्रोडक्ट है वह एक्सपोर्ट हो सके, इसके लिए एग्री एक्सपोर्ट हब्स के रूप में हम लोगों ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विकसित करने की कार्रवाई आगे की है। इसमें उत्तर प्रदेश में कृषि और बागवानी उत्पादों की जो क्वालिटी है और उसका प्रोडक्शन है, इस दिशा में भी सरकार ने इस बजट में उसका प्रावधान किया है। वर्ल्ड बैंक के साथ हम लोग मिलकर के यूपी एग्रीज प्लेटफॉर्म, यूपी एग्रीज के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने इसके विस्तार की व्यवस्था भी की है और इसको एआई टूल्स के साथ जोड़ने की, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग यहां पे कैसे हम कर सकते हैं, इसके बारे में भी एक बड़ी घोषणा इसमें की गई है। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना, इसमें उत्तर प्रदेश में इस बार हम लोगों ने बजट में 2 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न भंडारण की क्षमता विकसित करने का टारगेट भी तय किया है। यानी स्टॉक यहां पे प्रदेश के अंदर वेयर हाउसिंग का निर्माण हो, बड़े बड़े गोदाम बने, इसके लिए विशेष सब्सिडी की व्यवस्था, इसके लिए हमारी पहले से पॉलिसी है। उस पॉलिसी के दायरे में जो भी निवेश करना चाहेगा उसको हम प्रोत्साहित करेंगे और ये इस भी स्कीम हम लोगों ने दी है। इसके अलावा पशुओं को बीमा सुरक्षा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन और पशुधन बीमा योजना में भी हम लोगों ने एक प्रावधान किया है, जिसमें 85% तक जो प्रीमियम होगी वह सरकार देगी और सरकार ने उसके लिए व्यवस्था की है। प्रदेश में मछुआरों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए स्टेट ऑफ आर्ट होलसेल फिश मंडी और फिश प्रोसेसिंग सेंटर के लिए भी धनराशि की व्यवस्था स्टेट में की है। लैंड ऑफ स्टेट में यूपी की प्रगति इस दिशा में देश के अंदर अग्रणी राज्यों में है और इस दिशा में उस जो कार्य करने की संभावनाएं हैं, इसमें वर्ल्ड फिशरीज प्रोजेक्ट सेंटर की स्थापना का भी एक बड़े कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसको एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की कार्रवाई को भी व्यवस्था की है। 4 चीनी मिलों की क्षमता संवर्धन के प्रावधान को, जिसमें छाता मथुरा के अश्वनी और लॉजिस्टिक हब, वेयरिंग हाउस कॉम्प्लेक्स हेतु भी धनराशि का प्रावधान किया है और अन्य चीनी मिलों में भी इसकी व्यवस्था के प्रावधान किए गए हैं। मित्रों, बजट में अलग अलग विभागों के लिए सभी बजट प्रावधान में काफी वृद्धि की गई है। खासतौर पर जो बजट के प्रावधान हुए हैं, इसमें हमारा अवस्थापना और औद्योगिक विकास के लिए भी इसमें काफी वृद्धि हुई है। आगरा लखनऊ से हरदोई फर्रुखाबाद गंगा एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। गंगा एक्सप्रेस वे से प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र तक यानी शक्तिनगर तक इसके विस्तार का घोषणा हुई है। गंगा एक्सप्रेस वे को मेरठ, हरिद्वार तक ले जाने के लिए भी बजट में घोषणा की गई है और पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस वे को यानी सोनभद्र के शक्तिनगर तक, चंदौली, गाजीपुर तक ले जाने के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। यूपी बायोफ्यूल प्लास्टिक केंद्र को भी विकसित करने की कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है और एफडीआई फॉर्च्यून 500 के अंतर्गत आने वाली जो कंपनियां हैं, एफडीआई के लिए आने वाली कंपनियों के लिए भी विशेष प्रावधान हम लोगों ने इस बजट में उसकी घोषणा भी की है। इसके साथ ही एमएसएमई सेक्टर में काफी बड़ी संख्या में हम लोगों ने इसको प्रोत्साहित करने के लिए कार्य किया है और एक बड़ा घोषणा, हर जिले में स्किल डेवलपमेंट के एक बड़े केंद्र को, जहां से हम हब एंड स्पोक मॉडल पर उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन, इसके लिए भी प्रावधान की घोषणा की है, जिसमें 50 एकड़ से लेकर के 100 एकड़ क्षेत्रफल के एक बड़े क्लस्टर में
स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के साथ ही अन्य कार्यक्रमों को भी लागू करने का एक विशेष कार्यक्रम किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन योजना के अंतर्गत भी स्थानीय खाद्य पदार्थों की ब्रांडिंग की जा सके, इसको प्रोत्साहित करने का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है और उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए उन्हें डिजिटली सक्षम बनाने के लिए हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत जो चालू वर्ष में उनके लिए टैबलेट या स्मार्टफोन वितरण के कार्यक्रम के लिए धनराशि की व्यवस्था भी इस बजट में की है। और इसके साथ ही एमएसएमई सेक्टर में खासतौर पर जो पुराने कंबल कारखाने थे, उन कंबल कारखानों को आधुनिकीकरण करने की दिशा में, क्योंकि हर वर्ष हम लोगों को गरीबों को कंबल वितरण करने के लिए अतिरिक्त प्रावधान करने पड़ते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने इस बजट में इसका प्रस्ताव किया है। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के लिए विशेष, जिसमें उत्तर प्रदेश एआई मिशन की व्यवस्था, एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इंडिया एआई डाटा लैब्स की स्थापना, साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना का भी विशेष प्रावधान इस बजट में हम लोगों ने यहां पर किया है कि जो डाटा सेंटर की मांग को देखते हुए इसमें काफी बड़े विस्तार को आगे हमने इसका विस्तार किया है। प्रदेश में कई डाटा सेंटर की वर्तमान में स्थापना हो रही है, लेकिन इनका डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना हो जो एआई के लिए आवश्यक है, उस दिशा में आज सरकार ने इसकी भी घोषणा की और उसके लिए बजट की घोषणा की है। और डाटा सेंटर क्लस्टर की इस नई योजना से भी हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ मॉडल दिए थे, खासतौर पर ऑपरेशन कायाकल्प हो या फिर उन बच्चों के लिए जो निराश्रित थे या निर्माण श्रमिकों के बच्चे थे, उनके लिए अटल आवासीय विद्यालय के मॉडल दिए थे। अटल आवासीय विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए उसी तर्ज पर बेसिक शिक्षा परिषद में हम लोगों ने व्यवस्था की है कि सीएम कंपोजिट विद्यालय की स्थापना। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।